तो पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के पास कुछ संकेत फिर से बेहतर नहीं है। देखिए 2 दिन की तेज गिरावट रही मार्केट के अंदर। ये एक्सपायरी का हफ्ता भी है। वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर होना स्वाभाविक है, लेकिन जो संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं ना, बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये संकेत बिल्कुल नए हैं, ये 1 महीने पुराने संकेत हैं जो कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में तनातनी है, तनाव चल रहा है। वो तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, घटने के बजाय। और कोई भी ग्लोबल पार्टिसिपेंट या फिर कोई भी ग्लोबल ऐसा कोई देश नहीं हमको समझ में आ रहा कि जो इसमें मध्यस्थता करके इस पूरे मामले को सुलझा सके। अभी तो कड़े शब्दों में एक तनातनी या फिर ये कहें कि एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, और स्थिति ऐसी है कि हो सकता है युद्ध वाली स्थिति में भी एंटर हो जाए। एसजेक्स निफ्टी आज कमजोर है, ज्यादातर एशियन बाजार आज कमजोर है। निकाई की आप देखिए करीब 1/4% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और कल खुद अमेरिकी बाजार 1% के आसपास की फिसलाहट के साथ बंद हुए थे। और इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्यों यूएस मार्केट्स के अंदर कल प्रेशर आया, क्यों आज एशियन मार्केट्स अभी डाउन है, इससे कुछ और पैमाइश कर लेते हैं। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, धीरे धीरे जो डायलॉग्स हैं थोड़े और रफ हो गए हैं, थोड़े ये कहें कि और गंभीरता दिखा रहे हैं, और हम बजाय शांत होने के कुछ और मामला गंभीर होता दिख रहा है। बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये कुछ डायलॉग्स आगे भी ऐसे ही चलेंगे? देखिए डिम्पी, दिक्कत यह है कि अब ये जो स्थिति है, जैसे आप कह रहे हैं कि युद्ध जैसे जो हालात हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए जो नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूएस ने एक तरह से वॉर डिक्लेयर कर दिया, यानी कि युद्ध की घोषणा कर दी है। हालांकि यूएस ने इस चीज़ से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि अगर उनको कोई भी यूएस के बॉम्बर्स दिखते हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि यूएस ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर कर चुका है। तो इससे अगर आप देखिए जो नर्वसनेस है वो यूएस के मार्केट्स में भी देखने को मिली। कल देखिए जो आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा चले थे यूएस के मार्केट्स में, उन्हीं में ही 4-4, 4.5% की जो कमजोरी है वो देखने को मिली। एप्पल का शेयर बीते 4 दिन से लगातार गिर रहा है। तो जो आईटी में प्रेशर है वो साफ तौर पर देखने को मिला था। और ऐसी पॉकेट्स जहां पे काफी ज्यादा रनअप देखने को मिला है, उनमें अगर आप देखिए तो ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और यही कारण है कि आज एशियन मार्केट्स में भी कॉशियसनेस या तो फिर जो बाइंग की एब्सेंस, यानी कि जो खरीदारों की कमी है, वो साफ तौर पे देखने को मिले। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि स्थिति पहले थम जाए, उससे कोई भी जो नतीजा है वो निकल के सामने आए, तो शायद बेहतर टाइम होगा खरीदारी करने के लिए। तो हो सकता है कि ये जो दोनों देशों के बीच में तनातनी है वो एक युद्ध जैसी जो स्थिति है उसके अंदेशा दे रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं बाजार फैक्टरिंग करने की कोशिश करे, जिस वजह से आप देखिए बायर्स की कमी है मार्केट्स में, जिस वजह से आप प्रेशर देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट जो दोनों हेज कमोडिटीज है, खासकर जो इस युद्ध से या फिर इस तरह की स्थिति से, कच्चा तेल और दूसरा सोना, दोनों की स्थिति क्या है संदीप? देखिए सोने में सुरक्षित निवेश बढ़ रहा है। कल अगर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में $1300 का जो लेवल है उसके भी पार कल जो सोने की कीमतें हैं वो जाती हुई दिखी। दूसरी ओर क्रूड देखिए 26 महीने की ऊंचाई पे, यानी कि 2 साल से ज्यादा की ऊंचाई के जो लेवल्स हैं वो क्रूड में देखने को मिले। कल इंटरनेशनल मार्केट्स में 3% की तेजी देखने को मिली। और WTI क्रूड $52 और ब्रेंट क्रूड तो आप देखिए $59 के आसपास देखने को मिला, जो कि जुलाई 2015 के बाद सबसे उच्चतम स्तर है। देखिए 2 फैक्टर्स हैं, एक तो ओपेक की बैठक में कोई फैसला नहीं आया, लेकिन बाजार अब भी उम्मीद करके चल रहा है कि जो प्रोडक्शन कटौती की जो बात है, उत्पादन कटौती की जो बात है, उसकी जो म्याद है जो कि मार्च तक रखी गई है ओपेक देशों की ओर से, वो हो सकता है कि आगे और एक्सटेंड होती हुई दिखे। एक तो ये उम्मीद है, और दूसरा यूएस और यूरोप दोनों में जो विंटर सीजन की शुरुआत होने वाली, उससे जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये 2 फैक्टर्स है जो कि क्रूड को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, जिस वजह से आप देखिए 2 साल से ज्यादा का जो उच्चतम स्तर है वो क्रूड कीमतों में देखने को मिल रहा है। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम में जुड़ के बताने के लिए कि इस समय कच्चे तेल पे तो देखिए 26 महीने का ऊपरी स्तर दिख गया। और एक कच्चा तेल का आप सिर्फ इसी से मत देखिए, कमोडिटी की एक आइटम है या कमोडिटी का एक प्रोडक्ट है जिसमें ट्रेड होता है, बल्कि आप इस चीज़ से देखिए अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय देश की सरकार कच्चे तेल को लेकर कई सवालों से घिरी हुई है। पेट्रोल प्राइजेस को, उसके ड्यूटीज को लेकर घिरी हुई है। अगर धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ा, जैसे ब्रेंट आप देख पा रहे हैं करीब $60 के आसपास पहुंच गया है। अगर कच्चे तेल में और थोड़ा उबाल आ जाए और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स खड़ी है अगर थोड़ी और गंभीर हो जाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था तक भी इसकी आंच पहुंचेगी, और पहुंच रही है। मार्केट इसका फर्स्ट इंडिकेशन तो आपको दे ही रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। भले आप कमोडिटीज में क्रूड को भी ट्रेड कर रहे हैं, कल हमने आपको लगातार कमोडिटीज मार्केट के जरिए बताया था कि कच्चे तेल में बाय कर सकते हैं आप, और कल हमने 3200 के नीचे आपको बताया था। और कल क्लोज होते होते नामेक्स क्रूड तो 3400 तक भी पहुंच गया था एक बार। तो कल एक शानदार प्रॉफिट आपको नामेक्स क्रूड पर भी आता हुआ दिखा होगा। खैर, अब एक बार FIS-DIS का कामकाज भी देख लीजिए। ग्लोबल संकेत हमारे सामने आ चुके हैं। अब FIS-DIS का बिकवाली लगातार बढ़ रही है। ये 1250 करोड़ रुपए की बिकवाली फिर से हुई है। कल का सेशन भी आपको ध्यान होगा, करीब करीब 1200 करोड़ की ही सेलिंग थी फिर से।
और पूरे अगस्त और माफ कीजिए सितंबर और अगस्त 2 महीने के अंदर सिर्फ कैश सेगमेंट में ही 28,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है एफआईज की। और हम जो 5 पैरामीटर जिसके बेसिस पे बाजार आजकल चल रहा है या जिनको नोटिस कर रहा है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एफआईज का कामकाज भी है। क्वांटम के लिहाज से डीआईज उनको भर तो देती है लेकिन कन्विक्शन नहीं ला पाते, तो एक कन्विक्शन लेस मार्केट है, शैलो मार्केट है, इसलिए कोई भी छोटी खबर है वो 100 से 150 पॉइंट बाजार को हिला देती है। आपके बेहतर खड़े हुए शेयर्स को भी टूटना पड़ जाता है इसी मार्केट के मोमेंटम के साथ, जो अभी एफआईज और डीएस का कामकाज दिख रहा है। अब एक बार जरा आउटलुक भी देखिए। आज मार्केट का आउटलुक ये कहता है कि फिर से कमजोरी के साथ हमको संकेत मिलेंगे। कल किसी तरह से हमने निफ्टी ने फ्लैट खोला था, सिर्फ 4 अंकों के मामले नुकसान था। सेंसेक्स तो बकायदा हरे निशान में खुला था, स्थिति आपके सामने है। कल तेज नुकसान हमको देखना पड़ा, तो इसलिए आज फिर से कमजोर ही संकेत है, क्योंकि एक्सपायरी सामने है, 9800 का अहम सपोर्ट सामने है। इसलिए आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत पुल बैक या गिरावट, एक कैप हो सकती है 9800 के आसपास। अदरवाइज ये फ्री फ्लो वाली सिचुएशन आ गई है और यहाँ पे मार्जिन ट्रिगर होना अब शुरू हो सकते हैं। एक तो कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है जो कि बाजार की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और दूसरा बाजार के पास एफआईज का क्वांटम नहीं है, तीसरा ग्लोबल टेंशन है। इसके अलावा सरकार की जो खेमे हैं उसमें स्टिमुलस और अलग अलग जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर बाजार पूरी तरह से खुश नहीं, संतुष्ट नहीं है। अब आप देखिए, सौभाग्य स्कीम को सरकार ने कल लॉन्च किया, कई घरों को बिजली दी जाएगी, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये बात भी सामने निकल के आई है। तो हो सकता है आज कुछ कंपनीज चल जाएं इस पर्टिकुलर पॉकेट के अंदर। कल भी थोड़ी यही कंपनीज थी जो चल रही थी, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक्सपोर्ट को लेकर हमने आपके सामने बात रखी थी कि सरकार इस पर जरूर फोकस करना चाहती है। कल जब बैठक हुई तो एक्सपोर्ट को ही लेकर ध्यान रखा गया, तो आज से इनसे जुड़ी हुई कंपनीज पर थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स है या फिर जो ऑटो के एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है। कल आप ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा छांट के देखेंगे ना, तो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के अंदर काफी मोमेंटम भी था कल। तो एसजेएक्स निफ्टी के लिहाज से, आज ग्लोबल संकेतों के लिहाज से मार्केट के अंदर थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। कोई भी ट्रेड ले, एवरेज ले, लेवल्स को जरूर ध्यान रखें। और इसी लेवल्स को समझाने के लिए आज हमारे साथ ब्रजेश सिंह जुड़े हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ब्रजेश, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज तीसरा ऐसा दिन है जब बाजार के पास संकेत पॉजिटिव नहीं है, वो अपना बेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये बेस है कहाँ पे ब्रजेश? ये 9800 है या फिर उससे कहीं डीप है? गुड मॉर्निंग सर। जी देखिए, ओवरऑल अगर फैक्टर की बात करें तो शॉर्ट टर्म इस समय तो नेगेटिव हो गया है। जैसे लास्ट टाइम भी अपनी बात हो रही थी, आपको कहा था मैंने 9950 ब्रेक नहीं करना चाहिए था शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और उसके नीचे ब्रेक करके निफ्टी ने कल के तो मैं लगभग 9816 का लो मारा है और वहां से पुल बैक दिया है। पर ये पुल बैक अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो अभी भी थोड़ा गुंजाइश बाकी है नीचे जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एग्रेसिव ट्रेडिंग को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और जैसे 9685 से जो रैली निफ्टी की चली थी वो लगभग 10,180 के आसपास गई थी, तो 76 का जो उसका रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 9800 आती है। तो अभी तो फिलहाल वो 76% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट को वो एक्सपेक्ट कर रहा है। बट फिर भी मेरा मानना ये है कि एक पैनिक सेलिंग और बाकी है, जो कि हो सकता है कि निफ्टी को ड्रिफ्ट कर दे 9650 या 9700 के लिए, तो वहां आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवर में रहेगा और 9500 का स्टॉप लॉस लेके हम बाई कर सकते हैं पुल बैक रैली के लिए, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है। अभी मौजूदा स्तर की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि एक अगर प्योर इंट्राडे कॉल की हिसाब से 9850, 9855 पे अगर निफ्टी आता है, स्पॉट के लेवल को लेके चल रहा हूं मैं, तो 9825 का स्टॉप लॉस लेके एक बार बाई कर सकते हैं 9900 के लिए। और अगर ये पुल बैक रैली अगर एक्सटेंड होती है तो ये 9940 तक भी जा सकता है। ठीक है, आपकी बात हमको समझ में आ गई है। तो आज एक बार ओपनिंग में ध्यान रखिएगा, ये 72 पे बंद है, 50 तक आपको मिल जाए तो एक बार देखिए, 70 यानी कि 20-22 पॉइंट नीचे मिल जाता है निफ्टी, की गुंजाइश पूरी है, मिल जाएगा आपको। एसजेएक्स भी यही इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद एक बार आप पुल बैक ट्रेड देख सकते हैं, 20-22 पॉइंट का ही एक स्टॉप लॉस बन रहा है बस, 9825 तक का पावर पुल बैक देख सकते हैं आप। ब्रजेश की रिकमेंडेशन है। ब्रजेश, शेयर कौन से हैं आज के? देखिए, 2 शेयर लिए हैं मैंने। एक बीएफ यूटिलिटी लिया है, कल के सत्र जिस हिसाब से इसने जो एक्टिविटी दिखाई है उसको मद्देनजर रखते हुए बाई कॉल की सलाह है, लेकिन ये लेवल पे भी बाई नहीं कहूंगा मैं नीचे समवेयर अराउंड 400 या 402 के आसपास में आता है तो आप बाई कर सकते हैं। 395 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ये हाई बीटा काउंटर है तो ये हो सकता है कि आपको 425 का लेवल दिखा दे एंड ऑफ द डे। और जो दूसरी कॉल है वो DHFL है, लगभग 524 के आसपास में बंद हुआ है। तो अगर ये ऊपर में खुलता है या ये लेवल पे भी खुलता है
तो आप सेल कीजिए, 535 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और मेरा मानना ये है कि 505 का लेवल है जो हो सकता है कि आज या कल तक के ट्रेडिंग सेशन में एक बार देखने को मिल जाए। और एनी हाउ अगर 500 के नीचे ये बंद देता है तो इसमें और पैनिक सेलिंग आपको देख सकते हैं, जो कि स्टॉक को 480 तक भी लेके जा सकती है। ठीक है, तो पर दीवान हाउसिंग का आप टारगेट नोट कीजिए, 505 तक का टारगेट है, इट्स शॉर्ट कॉल एंड 535 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो ये ब्रजेश की कॉल है जिस पे ध्यान रखना है। दूसरी कॉल एक बार आप और दिखा दीजिए। दूसरी कॉल होगी बीएफ यूटिलिटीज, ये 425 तक का टारगेट है एंड 395 का एक स्टॉप लॉस है। ब्रजेश शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुछ एक और ट्रेडिंग कॉल्स भी आप नोट कीजिए। श्री इंफ्रा कल का एक अच्छा मोमेंटम भरा शेयर था। कल देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस कल बाजार ने बिल्कुल छांट के अलग अलग कर दिया था। जहां पे स्ट्रेंथ है, जिस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ है उसमें श्री इंफ्रा भी एक आता है। ये 100 के ऊपर अच्छा लगता है शेयर। कल ये 2-2.5% ऊपर चला, 110 तक का टारगेट है। आज पुल बैक के अंदर ये सौदा देखा जा सकता है। आंध्रा बैंक 62, कल आपको ध्यान होगा अंतिम बाजी के अंदर आंध्रा बैंक का पुल बैक काफी इंटरेस्टिंग, काफी स्ट्रांग था। तो इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट बिल्कुल ये चीज भांप लेते हैं और उसके बाद से वही शेयर्स आपके सामने रखते हैं जहां पर आपको मोमेंटम मिल जाए। ये कॉल आंध्रा बैंक ऐसा नहीं कि एक साल में चलेगा नहीं, लेकिन 2 दिन के अंदर आपको पैसा दे जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए एनालिस्ट आपको एक कॉल देके जाते हैं। 62 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 56 का है, आप ये ध्यान रखिए। इन्वेस्टर पॉइंट एचयूएल के रिकमेंडेशन दे रहा है। कल दोनों बड़े दिग्गज आईटीसी और एचयूएल में से एचयूएल हरे निशान में आ गया था, आईटीसी नहीं आया था। किसी तरह से एचयूएल ने अपने लेवल्स को संभाला और चल सकता है। कंजम्पशन के अंदर इसका बड़ा बेनिफिशियरी ये हो सकता है इस थीम का। 12.75 तक का टारगेट रखें, 12.30 का एक स्टॉप लॉस है। इन्वेस्टर पॉइंट की कॉल है। और एक और सेल कॉल भी हमको मिल रही है, चोला इन्वेस्टमेंट है, 1060 तक का टारगेट है। हालांकि जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं, चोला इन्वेस्टमेंट हो गया, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस है, इन सभी के अंदर थोड़ा सा प्रेशर भी है। आज एक नियमावली भी आ गई है एनबीएफसीज को लेकर, वो भी अभी आपके सामने हम रखने वाले हैं कि वो नई योजना क्या है, आरबीआई के नए नियम क्या है एनबीएफसीज को लेकर। फिलहाल 1060 तक का टारगेट है और 11.22 तक का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा कावेरी सीड पे भी आप ध्यान रखें, 492 तक का टारगेट है और 520 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। ये भी एक शॉर्ट कॉल है, ये डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कावेरी सीड, इसलिए संभल कर ट्रेड कीजिएगा। इसमें स्विंग 3 से 4% का आज भी आएगा, कल भी आया था, तो इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा। हालांकि आज हम 10 बजे आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से एक पोल भी आपके सामने रखेंगे कि कहां पे सीरीज कट सकती है, बाजार की दिशा क्या रह सकती है, कौन से की पॉइंट है जो मार्केट आगे नोटिस करेगा, ये सब कुछ होगा। एक पोल के जरिए हम आपके सामने आज ही हम रख देंगे कि वायदा एक्सपायरी कहां पे कट सकती है। लेकिन अब कुछ खबरों वाले शेयर आपका इंतजार कर रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए आज का स्टॉक्स एंड न्यूज कौन कौन से हैं। अंचल बताएं आज के शेयर्स कौन से हैं। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे जो आरबीआई के नियम है उन्हीं से ही। काफी क्रिटिकल रहेगा किस तरह का इंपैक्ट मार्केट पे रहता है, लेकिन मोटा मोटा जो नियम है आपको पहले वो समझा दूं। देखिए आरबीआई ने अनाउंस किया जो बैंक्स हैं वो अपनी सब्सिडरीज और एनबीएफसीज और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, रीट्स, इनविट्स में, इन सभी में जो एक्सपोजर है उसके लिए नई गाइडलाइंस अनाउंस किए। बेसिकली रीट्स, इनविट्स और एनबीएफसीज में अब जो बैंक की एक्सपोजर है वो 10% पे कैप कर दिया आरबीआई ने। स्पेशली जो डिपॉजिट एनबीएफसीज हैं उन पे इन्वेस्टमेंट 10% कैप कर दिया गया है, साथ ही रीट्स और इनवीट्स पे भी। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है, या तो आप 10% का इन्वेस्टमेंट करें या फिर कंपनी का जो नेटवर्थ है उससे 20% ज़्यादा ना हो। तो इन दोनों ही रेगुलेशंस को पूरा करना ज़रूरी होगा बैंकों के लिए। और साथ ही एक और चीज़ है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनको इन नियमों से बाहर रखा गया फिलहाल तौर पे। इसके अलावा एक और जो बदलाव किया है वो ये किया है, जो बैंक की सब्सिडरीज हैं उनको अब वो बैंक सब्सिडरीज अब एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पे कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं दे सकती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं, आप उन प्लेटफॉर्म्स और उन डेरिवेटिव्स पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अपने पेरेंट बैंक के बोर्ड से अप्रूवल चाहिए होगा, आपको सभी कंप्लायंसेस पूरी तरह से फॉलो करने होंगे, एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपको इन प्लेस रखना होगा। अगर आप ये सभी नियम पूरे करते हैं तो आप एज अ बैंक की सब्सिडरी कंपनी एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पे ब्रोकिंग सेवा दे पाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है कि जो पूरा इम्पैक्ट है डिम्पी, देखिए क्योंकि इनविट्स और रीट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा था बैंक की तरफ से, तो उधर कहीं ना कहीं उन पे डेंट आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ खबरों पे जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए, सबसे पहले तो प्रताप स्नैक्स की आईपीओ की बात कर लेते हैं। आज आखिरी दिन है आईपीओ का और कल शाम तक जब तक सब्सक्रिप्शन बंद हुआ तो आईपीओ करीब 2.17 गुना सब्सक्राइब हो गया था। प्राइस बैंड 930 से 938 है। क्रिटिकल रहेगा आज एचएनआई की एक्टिविटी कितनी बढ़ती है, क्यूआईबी पोर्शन में किस कदर का परफॉर्मेंस दिखेगा।
आरकॉम पे नजर रखिएगा, आज प्रेशर रह सकता है शेयर पे। कारण ये है एनसीएलटी में सुनवाई होगी एरिक्सन इंडिया की अर्जी पे। बेसिकली एरिक्सन इंडिया ने आरकॉम के खिलाफ इंसॉल्वेंसी अर्जी दाखिल की थी एनसीएलटी में, और अगर एनसीएलटी इस अर्जी को अप्रूव कर देता है और इस पे हियरिंग शुरू करता है तो ये आरकॉम एयरसेल मर्जर के लिए एक डेंटिंग फैक्टर हो सकता है और इससे ये मर्जर और टलता हुआ दिखा हुआ। कुल आरकॉम को 1155 करोड़ का बकाया है एरिक्सन का, जो पेमेंट की नहीं मिलने की वजह से एरिक्सन ने अर्जी डाली है एनसीएलटी में। देना बैंक पे आज तेजी रह सकती है। कारण ये है एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और होल्डिंग बढ़ा के 14% के पार कर दी है। वहीं आईडीबीआई बैंक पे भी एक अच्छी खबर है, बैंक ने सिडबी में करीब 1% हिस्सा बेचा है। 22 सितंबर को करीब 53 लाख शेयर बेचे हैं सिडबी के आईडीबीआई बैंक ने। कहीं ना कहीं रकम आ रही है बैंक के पास, वो एक अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही आईओसी और टाटा मोटर्स जेएलआर, टाटा मोटर्स पे भी नजर रखिएगा। कारण ये है कि जो जेएलआर है कंपनी ने, उसने साफ तौर पे कहा है कि नए ब्रांड्स की तलाश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक हाई एंड ब्रांड्स की तलाश जारी है और एमएनए के जरिए विस्तार करने की योजना है। उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इंपैक्ट आ सकता है टाटा मोटर्स के ऊपर। लेकिन वहीं आईओसी केस में चेन्नई पेट्रोलियम को आईओसी ने मंजूरी दी है एक नई रिफाइनरी लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं चेन्नई पेट्रोलियम पे भी एक्शन रहेगा और आईओसी भी रहेगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी शेयर्स हैं जिनके साथ आज ना कई खबरें हैं, तो आप इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे आगे और आप जान पाएंगे बाजार खुलने से पहले कि न्यूज़ वाले शेयर्स के अंदर ट्रेड कैसे लेना है। आज से कुछ साल पहले, आज ये कहें 3.5 साल पहले, देश में एक नारा था घर घर मोदी। अब एक नारा है घर घर बिजली। ये बिजली क्या है, किन घरों में पहुंच रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताने वाले हैं।